नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार की, छात्रों के आगे झुकी बीजेपी सरकार की। देखेंगे बीजेपी को झारखंड में कैसे लगा झटका, महाराष्ट्र बीजेपी में क्यों दिखने लगी बगावत, जानेंगे महाराष्ट्र में अचानक क्यों सक्रिय हुई ईडी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में मेयर पद चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षद महेश खिची की जीत, बीजेपी उम्मीदवार किशन लाल को दी मात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोयाबीन किसानों से बातचीत का वीडियो किया शेयर। किसानों का आरोप, सरकार ने 4800 एमएसपी तय किया है लेकिन एमएसपी पर नहीं होती खरीद। मणिपुर में जातीय हिंसा के मद्देनजर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 6 थाना क्षेत्रों में फिर से अफस्पा लागू। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 110 अंकों की गिरावट के साथ 77,580 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 26 अंकों की गिरावट के साथ 23,532 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज राज्य में तमाम दिग्गज नेताओं ने रैलियां की। कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी मैदान में थे, तो बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी मोर्चा संभाले हुए थे। इसके अलावा दूसरे दिग्गज भी रैलियां और रोड शो करते दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज अपनी रैली में पीएम मोदी पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 20 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी और नतीजे ईवीएम में कैद हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के नंदुरबार में रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। संविधान के प्रति दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को किताब का लाल रंग पसंद नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं कि रंग लाल है या नीला। हम संविधान बचाने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने आगे कहा कि अभी 8% आदिवासी आबादी के पास संसाधनों में सिर्फ 1% हिस्सेदारी है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासियों को बनवासी कहकर उनका अपमान करते हैं। वहीं पीएम मोदी छत्रपति संभाजी नगर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ और मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है, इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। यानी मोदी ने एक बार फिर जाति कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन राहुल के आगे मोदी का भाषण फीका पड़ गया। महाराष्ट्र की बाजी किसके हाथ लगी, ये 23 नवंबर को सामने आ जाएगा। लेकिन यूपी में छात्रों के आंदोलन का परिणाम 4 दिन में ही सामने आ गया। बीजेपी सरकार छात्रों के आंदोलन के सामने झुक गई है और छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। तो क्या थी छात्रों की मांग और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपीपीएससी ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं। अब पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। प्रयागराज में छात्र 11 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और छात्रों के आगे झुकते हुए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को अब एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आरओ एआरओ के लिए समिति का गठन किया जाएगा। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करेगी। छात्रों के आंदोलन को सपा और कांग्रेस का खुला समर्थन मिला था। यहां तक बीजेपी के अंदर भी दो फाड़ की स्थिति बन गई थी। पार्टी के अधिकांश सांसद और विधायक छात्रों के पक्ष में थे, उनकी मांगों का समर्थन कर रहे थे, जिसके बाद राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी छात्रों की मांगों पर संज्ञान लिया और यूपीपीएससी को कदम उठाने के लिए कहा गया। अब हम आपको बताते हैं कि यूपीपीएससी की तरफ से परीक्षा को लेकर जो कार्यक्रम जारी किया गया था, उसमें यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 7 और 8 दिसंबर 2024 को, जबकि आरओ एआरओ प्रीलिम्स एग्जाम 22 और 23 दिसंबर को कराना तय किया गया था। साथ ही परीक्षाएं 2 पालियों में कराई जा रही थी, जिसका छात्रों ने विरोध किया था और छात्रों के विरोध के बाद सरकार को झुकना पड़ा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है कि गलत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में पहली शिफ्ट की तुलना में दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न अधिक गलत हो गए, तो कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितने अंक मिले, क्योंकि परसेंटाइल को किसी शिफ्ट में शामिल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर ही निर्भर करेगा। छात्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में अधिक अंक लाने वाले कैंडिडेट्स का भी परसेंटाइल कम हो सकता है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बीजेपी को झटका यूपी के अलावा झारखंड में भी लगा है।
झारखंड में हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के खिलाफ दायर उस पीआईएल को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार की मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तो कैसे झारखंड में मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश की सरकार की मैया सम्मान योजना विवादों से घिर गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये योजना बंद हो जाएगी, लेकिन अब झारखंड हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस योजना पर रोक नहीं लगेगी। दरअसल बीजेपी की तरफ से इस योजना के खिलाफ रांची हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई गई। याचिकाकर्ता का आरोप था कि चुनाव से पहले सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना शुरू की है, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। सोरेन ने लिखा, राज्य की मैया जीत गई, तानाशाह हार गया, पर लड़ाई जारी है। मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपका भाई, आपका बेटा वहाँ भी इन्हें हराएगा। जय मैया, जय झारखंड। इस पीआईएल के दाखिल होने के बाद हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती है, आखिर उन्हें मैया योजना से इतनी तकलीफ क्यों है। उनको मुझसे तकलीफ है और खींच समझ आती है, पर झारखंडियों के हितों को लगातार कुठाराघात चिंतनीय है और अब इस पर जेएमएम की जीत हो गई है। बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रूपए सालाना यानी 1,000 रूपए प्रति माह देने का वादा किया है, जिसकी चौथी किश्त भी मिल चुकी है और इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि दिसंबर से ये राशि 2,500 रूपए प्रति माह हो जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मैया सम्मान योजना को गेम चेंजर बताया जा रहा है, इसलिए बीजेपी इस योजना पर ब्रेक लगवाना चाहती थी, लेकिन अब वो बुरी तरह से फंस गई है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के अपने नेताओं के बयानों ने उसे मुश्किल में फंसा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है का नारा महाराष्ट्र चुनाव तक तो पहुंच गया, लेकिन अब बीजेपी के ही नेता इस नारे से किनारा करने लगे हैं। बीजेपी की एमएलसी पंकजा मुंडे और बीजेपी सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने इस नारे का विरोध किया है। पंकजा का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का यहां महाराष्ट्र चुनाव में कोई काम नहीं है, बल्कि बीजेपी को असल मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके आगे पंकजा ने कहा, सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है, मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी बीजेपी से ही हूं। मेरा मानना है कि हमें विकास पर ही काम करना चाहिए, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आए पंकजा के इस बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने भी इस नारे का विरोध किया है। चव्हाण ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे नारे का हम समर्थन नहीं करते हैं, इस तरह के नारे का लोग भी समर्थन नहीं करेंगे। चुनाव के दौरान नारेबाजी होती है, लेकिन ये नारा लोगों के हित में नहीं है, लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस नारे का विरोध कर रहा हूं। बता दें कि हाल ही में महायुति में सहयोगी और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने भी इसी नारे का विरोध किया था और कहा था कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलने वाले। अब जहां राज्य की सभी सीटों पर हफ्ते भर बाद वोटिंग होनी है, इस बीच बीजेपी के अपने नेताओं के ऐसे बयान उसके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। बीजेपी के लिए उसके खुद के नेता तो मुश्किल बढ़ा ही रहे हैं, अब जनता ने भी बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है जिसमें बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मतदान से महज 6 दिन पहले आए एक सर्वे ने पार्टी हाईकमान की नींद उड़ा दी है। दरअसल कांग्रेस ने जनता का रुझान जानने के लिए इंटरनल सर्वे करवाया था, जिसमें एमवीए को 156 सीटों से लेकर 171 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अगर औसत माना जाए तो एमवीए 165 के करीब सीटें आसानी से जीत सकता है। इसके अलावा एमवीए के समर्थन से जो छोटे दल चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी 3 से 4 सीट जीतने की स्थिति में है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के लिए 100 के करीब पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सबसे बड़ा दल बनने में जरूर मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए पार्टी नेता टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जो फीडबैक पहुंचा है उसमें कांग्रेस 60 से 65 सीटें आसानी से जीत रही है। इसी तरह शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार 95 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और शिवसेना यूबीटी 48 से 53 सीटों पर। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट जो 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, वो भी 48 से 53 सीटों पर जीत हासिल करता दिखाई दे रहा है। गठबंधन में 7 सीटें छोटे सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं, जो 3 से 4 सीट जीत सकते हैं। साफ है, महाविकास अघाड़ी आसानी से सरकार बना सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खिलाफ जनता में नाराजगी के कई कारण सामने आए हैं। एनडीए सरकार में स्थानीय हितों की जगह केंद्र सरकार के इशारे पर गुजरात में बड़े निवेश को स्थानांतरित करना और शिंदे सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों की परेशानी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
ऐसे में जहां इस चुनाव में बीजेपी की राह मुश्किल दिखाई दे रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी की जीत की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के हाथ से एक और राज्य फिसल सकता है और इस खबर के सामने आते ही केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। ईडी ने महाराष्ट्र में आज बड़ा एक्शन लिया है। कई जगह छापेमारी की गई। ईडी के एक्शन का चुनाव से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है। 14 नवंबर को गुजरात और महाराष्ट्र में नकदी के बदले वोट मामले में कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद में 13 ठिकानों और सूरत में 3 जगहों पर छापेमारी की गई। साथ ही ईडी ने महाराष्ट्र के मालेगांव और नासिक में 2 जगह और मुंबई में 5 जगहों पर छापेमारी की। बता दें कि इससे पहले ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 ठिकानों पर छापे मारे थे। छापों में फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्तियों के दस्तावेज, नकदी, गहने, प्रिंटिंग पेपर और मशीन बरामद किए गए। इसके अलावा फर्जी आधार बनाने के लिए फॉर्म भी जब्त किए गए। साथ ही ईडी ने पश्चिम बंगाल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनावों पर प्रभाव डालने के लिए मोदी सरकार के इशारे पर ईडी छापेमार कार्रवाई कर रहा है। बहरहाल ये तो अब आने वाले चुनावों के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि ईडी की इन कार्रवाई का किस पार्टी को कितना नुकसान और किसे फायदा होता है। झारखंड में पहले दौर की वोटिंग से पहले ईडी के छापे और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले छापे। ईडी का एक्शन सवालों में दिख रहा है, तो सवाल हिंदुस्तान के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी उठ रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। संसदीय चुनाव के लिए श्रीलंका में आज वोट डाले गए, तो कब आएगा परिणाम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। श्रीलंकाई संसद की 225 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे समाप्त हो गई। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि करीब 65% लोगों ने वोट डाले हैं। ये पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हुए 79% के मतदान से काफी कम है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अंतिम आंकड़ों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें कोलंबो में 65%, नोवारा एलिया में 68%, मतारा में 64%, बट्टी कलोआ में 61%, पुट्टलम में 56%, अनुराधापुरा में 65%, कुरुनेगला में 64% और रत्नपुरा में 65% वोटिंग हुई। 15 नवंबर को साफ हो जाएगा कि संसदीय चुनाव में जीत किसकी हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार मैदान में कुल 8,361 उम्मीदवार हैं, जिनमें 408 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 5,015 और 282 स्वतंत्र समूहों के 3,346 उम्मीदवार शामिल हैं। संसद के सभी सदस्य 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन मतदाता आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत 22 निर्वाचन क्षेत्रों से संसद के लिए 225 में से 196 सदस्यों का सीधे चुनाव करते हैं, जबकि 29 सीटों का फैसला अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सूची के जरिए किया जाता है। चुनाव में जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उसके मुताबिक ही उसे 29 सीटों में हिस्सा मिलता है। और वोटिंग की प्रक्रिया की बात करें तो श्रीलंका में एक वोटर प्राथमिकता के आधार पर 3 प्रत्याशियों को वोट दे सकता है। आमतौर पर श्रीलंका में संसदीय चुनाव 5 साल के अंतराल पर होता है और पिछली बार अगस्त 2020 में यहाँ संसदीय चुनाव हुए थे। ऐसे में अगला चुनाव अगस्त 2025 में होना था, लेकिन श्रीलंका में इसी साल सितंबर माह में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें अनुरा कुमारा दिसानायके को जीत मिली और उन्होंने इसके तुरंत बाद ही संसद को भंग कर दिया और इसलिए इस बार संसदीय चुनाव जल्दी कराए जा रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राजस्थान में थप्पड़ की गूंज आगजनी में बदल गई है एसडीएम बनाम निर्दलीय उम्मीदवार की लड़ाई में। इस पूरे घटनाक्रम में वो मुद्दा तो दब ही गया जिसकी वजह से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। उनका आरोप था कि एसडीएम साहब फर्जी वोटिंग करा रहे थे।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।